हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। प्रमोद हियर। बेसिकली आज हम जो वर्कबुक हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने इशू किया है उसका जो पार्ट है कंपनी एक्ट का वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और उसके जो भी क्वेश्चन है हमें वर्कबुक में दिए है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया है उन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपको कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ये शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, ये ध्यान में रखना है। पेड अप शेयर कैपिटल कौन सा मिनिमम, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो कितना पेड अप मिनिमम लगने वाला है हमें। अगर कोई भी कंपनी है उसको क्या करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। कोई भी मतलब कौन सी आपकी लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी के लिए आपको क्या किया जाता है, आपको कंपल्सरीली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है। जो अदर देन पब्लिक कंपनी होती है उसके लिए, पब्लिक कंपनी के लिए, अदर देन लिस्टेड पब्लिक कंपनी, उनके लिए हमें पेड अप कैपिटल कितना लगने वाला है, 10 करोड़। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, नोट दिए उन्होंने। देखो, सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट prescribe that independent director means an independent director referred to in subsection 5 of section 194 of the act. In fact, reference should have been made to subsection 6 of section 149 as specified the disqualification of independent director with clearly। यानी कि 149 बोल रहा हूँ मैं, 149(5) बोलता है अपॉइंटमेंट के लिए एंड 149(6) जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बोलता है। ये दो सेक्शन है। ओके, तो अब हम देखेंगे उसकी अपॉइंटमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी दी है एज पर सेक्शन 149(5) के अकॉर्डिंगली वो हम देखेंगे। एवरी लिस्टेड कंपनी, मतलब जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी, शॉल हैव एट लीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 1/3 नंबर, यानी कि आपके कंपनी में अगर 10 डायरेक्टर है तो उसमें से 1/3 आपके कितने डायरेक्टर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। 1/3 अगर इसका करेंगे तो ये आपके मिनिमम 4 डायरेक्टर होंगे। सर सुनो, यहाँ पर तो 1/3 3.33 आ रहा है, तो हमें 3 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं क्या इस डिजिट? नहीं, आपको 4 डायरेक्टर मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना होगा। ये जो भी फ्रैक्शन है यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई फ्रैक्शन में आता है डिजिट तो उस सिचुएशन में आपको 4 डायरेक्टर एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। ये कीवर्ड्स ध्यान में रखना, एमसीक्यू इस पर आ सकता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट में, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1/3 ऑफ टोटल नंबर एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फ्रैक्शन इज टू बी राउंड ऑफ टू 1। जो भी फ्रैक्शन है मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ 1 किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब रूल फॉर पब्लिक कंपनीज विथ स्पेसिफाइड लिमिट एज 1 as on the last date latest audited financial statement maintained below shall also be at least 2 director as a independent director। यानी कि आपको ये क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब एप्लीकेबल होंगे, जो भी आप ऑडिट करोगे उसके ऑडिटेड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उसकी जो क्राइटेरिया दिए, देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और सेकंड कंडीशन है एंड होती है, तो दोनों भी कंडीशन आपको कंप्लाई करना होता है। यहाँ पर एंड मतलब कोई भी एक कंडीशन, टर्नओवर 100 करोड़, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोविंग, डिबेंचर, डिपॉजिट एक्सीलिंग 50 करोड़ और मोर। यानी कि इसमें से कोई भी आपका, सर सुनो, ये सब मिलाकर 50 करोड़ है, तो क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप ये जो भी 1 कंडीशन है, 2 कंडीशन है हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, ये कंडीशन हमने बैंक से लोन लिया 50 करोड़ का इंडिविजुअल बैंक से, तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं। आपको क्या करना है, आपने बैंक से लोन लिया है 50 करोड़, तो उस सिचुएशन में आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपलसरी हो जाएगा। मतलब आप अगर आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग, डिबेंचर, ये सब
अप टू 50 करोड़ इशू करते हैं, सबका कैलकुलेशन करके 50 करोड़, तो आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। इनमें से कोई भी अमाउंट ऑफ 50 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड आप मार्केट से रेज करते हो तो उस सिचुएशन में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। इन केस अ कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल इज रिक्वायर्ड अपॉइंटेड हायर नंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ इट्स ऑडिट कमिटी। यानी कि अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हो, जो भी आपकी ऑडिट कमिटी होगी वहां पर आपके हायर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कमिटी मेंबर होने चाहिए, ये इसका लाइन है। एंड देन दे शॉल अपॉइंटेड एज सच हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद फर्दर इफ देयर इज एन इनहरेंट वैकेंसी, यानी कि किसी कारणवश वैकेंसी आती है ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देन इट शॉल बी फाइल अप by the board of director within 3 months from the date of such vacancy or not later immediate next board meeting whichever is later। यानी कि आपको अगर वैकेंसी होती है डायरेक्टर की तो आपकी वैकेंसी विद इन 3 मंथ्स में फाइल करनी पड़ेगी, नंबर 1 कंडीशन। अदरवाइज आपकी जो भी बोर्ड मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो उस बोर्ड मीटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलो आगे जाते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है जो भी रिक्वायर्ड होता है। मैं और एक बार इसका रिवीजन करता हूँ। देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है आपको कंपनी में, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, आपकी कंपनी एज पर सेक्शन 149 जो भी सेक्शन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए डील करता है। तो वो सेक्शन बोलता है एवरी लिस्टेड कंपनी, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो शाल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हो चाहिए आपके वहां पर, टोटल 1/3 ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट चाहिए। अदर देन लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं। पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड है, तो उस सिचुएशन में आपको देखा जाता है पेड अप शेयर कैपिटल आपका 10 करोड़ और मोर होता है, तो उस सिचुएशन में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है। अगर आपका पेड अप कैपिटल फुलफिल नहीं हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है, तो टर्नओवर के केस में 10 करोड़ और मोर आपका टर्नओवर होता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है। उसके बाद इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग, डिबेंचर, डिपॉजिट एक्सेडिंग 50 करोड़, अगर आपका ये थर्ड वाला प्रोविजन भी फुलफिल करता है तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। उसके साथ साथ हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके ऑडिट कमिटी में होंगे, और ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की किसी कारणवश वैकेंसी होती है, यानी कि वो काम को छोड़ देता है या रिजाइन कर देता है, उसकी डेथ वगैरह होती है, तो उस सिचुएशन में 3 मंथ्स में आपने क्या करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो भी वैकेंसी होती है वो वैकेंसी आपने फुलफिल करनी होती है 3 मंथ्स, और बोर्ड मीटिंग विचएवर इज अर्लियर या लेटर, विचएवर इज लेटर, इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, फुलफिल करना है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी कैन नॉट इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, देन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड कैपिटलाइजेशन रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। तो फ्री रिजर्व आपका है, ये फ्री रिजर्व आपका स्पेशल पर्पज क्या होता है, इससे आप डिविडेंड देते हो या आप बोनस इशू करते हो, ये फ्री रिजर्व यहां पर चलेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, आपकी जो भी शेयर्स आप क्या करते हो एज पर सेक्शन 52, यानी कि नॉमिनल वैल्यू आपकी कितनी है, नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की है आपकी 10 रुपए और आपको 11 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 1 रुपीज क्या हो गया उस शेयर पर आपका प्रीमियम हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये अमाउंट भी आप क्या करते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी है बोनस शेयर सेक्शन 61 में है, आप देख सकते हो, उसके यूटिलाइजेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। देन कैपिटल रिडक्शन रिजर्व सेक्शन 69, ये कैपिटल रिडक्शन रिजर्व आप क्रिएट करते हो, कुछ डिबेंचर वगैरह आप इशू करते हो, कुछ आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हो, तो उनका पेमेंट करने के लिए आप कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट यूज करते हो। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसका सेक्शन है, फ्री रिजर्व के लिए कोई सेक्शन नहीं है।
सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सेक्शन 69 एंड बोनस का सेक्शन है 61। ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप लिख लो एमटीपी पे, यहाँ पर बोनस लिख लो ऐसे, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसे और ये, ताकि आप जब ये सेक्शन पढ़ोगे ना तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि इसका कंटेंट क्या है। ओके चलो, तो आंसर क्या आएगा हमारा डी, क्योंकि बाकी सारे सोर्सेस को यूज कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते। 1 बाय 1 बोनस इशू के प्रोविजन पढ़ लेते हैं। चलो फटाफट, सेक्शन 63 प्रोवाइडेड, सॉरी मैं 61 बोला था, सेक्शन 63 है, मेरे से गलती हो गया, सेक्शन 63। चलो, सेक्शन 63 प्रोवाइड्स फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर। सेक्शन 63(1) provide that a company may issue fully paid up bonus shares to its members out of its, यानी कि जो भी आपके मेंबर्स हैं, ये लैंग्वेज आनी चाहिए आपकी। हम क्या करते हैं, गलती करते हैं और ये ऐसी लैंग्वेज नहीं देते, तो हमें क्या करना है, एकदम प्रॉपर वे में इसको पढ़ लेना है और इसको लिख लेना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इसकी। देन देखो, आउट ऑफ इट्स क्या, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स एंड capital redemption reserve. Then no bonus shares shall be made by capitalization reserve created by revaluation of asset. यहाँ पर हमें जो भी हम असेट सेल करते हैं या रिवैल्यूएशन करते हैं हमारे असेट का, उससे कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बोनस इशू नहीं कर सकते। सर इसका यूज क्या है, इसका कोई भी यूज नहीं है, आपका लॉस है ये सीधा सीधा। आपकी असेट थी, असेट का रिवैल्यूएशन कर रहे हो, 10 रुपये के असेट का रिवैल्यूएशन करके 5 रुपये कर रहे हो, और उसका जो रिजर्व क्रिएट कर रहे हो 5 रुपये, यानी कि सुनो, रिवैल्यूएशन रिजर्व बता देता हूँ। ये आपका असेट था 10 रुपये का, आपका असेट का वैल्यू कितना किया आपने, 5 रुपये किया, और 5 रुपये का रिवैल्यूएशन किया। इसके लिए आपके शेयर होल्डर नाराज हो रहे थे या क्रेडिटर नाराज हो रहे थे, इसके लिए क्या कर दिया आपने, एक एंट्री मार दी, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन असेट। यानी कि अगर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह टॉपिक पढ़ोगे तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करे, यानी कि हमने 5 रुपये का वैल्यूएशन बुक्स में दिखाया और 5 रुपये कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया। इसका पर्पज़ क्या होता है कि यार हम आगे कमिंग फ्यूचर में ये हमारी असेट थी और अगर प्रॉफिट हो गया तो ये असेट से नई असेट परचेस कर सकते हैं, इसके लिए हम रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। चलो आगे, सेक्शन 63(2) प्रोवाइड दैट नो कंपनी शॉल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट और रिजर्व फॉर पर्पज ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप शेयर्स अनलेस, यानी कि कोई भी कंपनी है वो कैपिटलाइज नहीं कर सकती है प्रॉफिट और रिजर्व फॉर एथराइज बाय इट्स आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल में अगर उनकी एंट्री नहीं है तो ये बोनस इशू नहीं कर सकती है। इसका ये लाइन का मीनिंग है, शॉल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट, यानी कि आपका प्रॉफिट जो है, इसका मीनिंग समझो, प्रॉफिट जो है और रिजर्व जो है बच्चों, वो प्रॉफिट और रिजर्व आप क्या कर रहे हो, ये जो है इसको कन्वर्ट कर रहे हो शेयर्स में, मतलब बोनस इशू तो आप कर नहीं सकते अगर आपके आर्टिकल में ना एंट्री नहीं, तो टू इट्स आर्टिकल बाय इट्स आर्टिकल, देखो अथराइज बाय इट्स आर्टिकल, देन it has on the recommendation of board been authorized in general meeting of the company, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका रिकमेंडेशन देना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, थर्ड प्रोविजन, it has no defaulted in payment of interest or principal in respect of fixed deposit or debt security issue by it, यानी कि कोई भी आपने डिफॉल्ट नहीं करना है। उसके साथ इट हैज नो डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज सच एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और बोनस, यानी कि कोई भी स्टैट्यूटरी फंड आप क्रिएट कर रहे हो तो उसका अगर आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट, हमने ना क्या किया, ग्रेच्युटी पेमेंट करना है एम्प्लॉय को, मगर हमने नहीं किया उसको, तो क्या हो गया, आपका डिफॉल्ट हो गया ना। आपने बोनस इशू करना था अपने एम्प्लॉय को, तो आपने नहीं किया, तो ये डिफॉल्ट ही है ना, तो ये आपको नहीं करना है। आपने ये भी ध्यान में रखना है, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, हर एक चीज़ को समझ लेना है कि आपको बोनस इशू करने हैं तो किस सिचुएशन में करने होंगे,
तब जाकर आप कंप्लायंस कर सकते हो लॉ के, ये भी ध्यान में रखना है। देन द पार्टी पेड अप शेयर, क्या होता है पार्टली पेड अप शेयर्स, यानी कि आपका एक शेयर होल्डर है, उसने 10 रुपये का शेयर लिया और 5 रुपये पेड किया, तो 5 रुपये जो है उसका ड्यू है, तो उसने पेमेंट नहीं किया, तो इस बंदे को क्या करना है, बोनस नहीं देना है, क्योंकि उसका ड्यू आउटस्टैंडिंग है। इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप, जब तक वो फुल्ली पेड नहीं करता ना, 10 रुपीज रिकवर नहीं होता, तब तक बोनस नहीं देना है उसको। इट कंप्लायंस विथ सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो भी कंडीशन है आपको प्रेस्क्राइब करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। देन सेक्शन 63(3) प्रोवाइड दैट द बोनस शेयर शॉल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, यानी कि कोई भी बोनस शेयर्स आपको ल्यू ऑफ डिविडेंड इशू नहीं करना है। इसका मतलब क्या होता है सर, आपको किसी भी तरह से बोनस देते वक्त कोई भी लायबिलिटी बोलकर नहीं देना है, यानी कि बोनस दे दिया आपने तो मैं तेरे को ना डिविडेंड नहीं देता, मैं तेरे को बोनस देता, ऐसे नहीं करना है आपको। ओके, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो रूल 14 प्रोवाइड दैट द कंपनी विच हैज वंस अनाउंस्ड द डिसीजन ऑफ द बोर्ड रिकमेंडिंग अ बोनस इशू शॉल नॉट सब्सिक्वेंटली विड्रॉल द सेम। अगर आपने बोनस इशू एक बार डिस्कस किया ना बोर्ड मीटिंग में, तो उसको विड्रॉल नहीं कर सकते, ये भी आपने ध्यान में रखना। गाइज आई होप ये सेकंड एमसीक्यू हमारा हो चुका है, इसका डिस्कशन भी कर दिया हमने। अब थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए फॉर्म इन विच ए फॉर्म रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स एथोराइज कैपिटल ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कौन सा फॉर्म आज आप यूज करने वाले हैं जिससे आपका एथोराइज कैपिटल इंक्रीज करने वाले हैं हम। तो हम ई फॉर्म रिक्वायर्ड टू इंक्रीज एथोराइज शेयर कैपिटल, ये देखो MGT 14 ये आपका अप्रूवल होता है, PAS 3 ये प्रोस्पेक्टस का होता है, MR2 जो होता है वो आपका क्या है मैनेजरियल पर्सन जो होता है सेक्शन 203 उसकी अपॉइंटमेंट होती है MR2 में, ये आपका आंसर जो रहेगा वो SS7 ये आप इशू कर सकते हो। चलो ई फॉर्म प्रोसीजर्स फॉर इंक्रीजिंग एथराइज शेयर कैपिटल कैसे करना है, ये प्रोसीजर दिए, ये अच्छे तरीके से समझ लेना। अ कंपनी में नीड टू इंक्रीज इट्स एथराइज शेयर कैपिटल बिफोर इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स एंड इंक्रीज पेड अप कैपिटल authorized share capital, the total value of shares company can issue, while paid up capital is total value of shares company has issued. Paid up capital can never exceed authorized capital. क्या बात करते हो सर, क्या बात करते हो। देखो कंपनी में नीड टू इंक्रीज अथोराइज शेयर कैपिटल बिफोर इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स एंड इंक्रीजिंग पेड अप कैपिटल। अथोराइज शेयर कैपिटल द is that total value of shares a company can issue, while paid up capital is the total value of shares the company is issued. Paid up capital can never exceed, सुनो मेरी बात समझ लो, अथराइज कैपिटल है आपका 10 लाख, ओके, अथराइज कैपिटल कितना है 10 लाख, तो आपने क्या करना है इसको इंक्रीज करके 15 लाख करना है। ये इंक्रीज आप कर सकते हो, ये बोल रहा है लॉ। अब सुनो मेरी बात, 15 लाख कर सकते हो ये प्रोसीजर से, मगर ये जो 15 लाख है ना ये आपका एथोराइज कैपिटल हो गया, तो इसके एक्सीड आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या आप पेड अप कैपिटल इशू नहीं कर सकते, आपकी लिमिट आप 10 लाख से 15 लाख तक जा सकते हो, बट स्टिल आपका जो पेड अप कैपिटल रहेगा ना इसके एक्सीड कभी भी नहीं जा सकता, आपने ये ध्यान में रखना है। ये है ये लाइन का मतलब। चलो वेरीफाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, क्या करना है वेरीफाई करना है, बहुत बढ़िया बात, वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना, इतनी बड़ी अमाउंट को इंक्रीज करो। बिफोर कमेंसिंग द प्रोसीजर्स फॉर इंक्रीज अथराइज शेयर कैपिटल वेरीफाई द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू इंश्योर देयर enabling provision in article of association, particularly with reference to increase authorized share capital if
there are no provision for increasing authorized share capital. The company first amend article of association of the company by passing special resolution in general meeting. आप क्या करना है, वेरीफाई आर्टिकल, तो आप इसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई कैसे कर सकते हो, ये जो एओए है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपको क्या करना है, जनरल मीटिंग लेनी है और जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है फॉर द इंक्रीज, क्या इंक्रीज करना है आपको, ऑथराइज कैपिटल। इसके लिए क्या करना है आपको, स्पेशल मीटिंग पास करके ये जो भी है आर्टिकल में चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वेन बोर्ड मीटिंग टू इंक्रीज द ऑथराइज शेयर कैपिटल। फर्स्ट कन्वे बोर्ड मीटिंग बाय प्रोवाइडिंग नोटिस टू डायरेक्टर्स, जो भी आपके डायरेक्टर होंगे उसको आपको नोटिस देनी होगी एट द मीटिंग, obtain approval from board of director for increasing authorized share capital, then fix date, time and place for conducting extraordinary general meeting। बहुत बढ़िया, extraordinary general meeting, क्योंकि annual general meeting का भी डिस्कशन करूंगा। extraordinary general meeting यानी कि आपका annual general meeting आप ले नहीं सकते हो, इसके वजह से आपको वहां पर extraordinary general meeting का प्रोविजन दिया है। extraordinary general meeting to obtain approval shareholder for increasing for of authorized share capital and making changes to the MOA of the company। MOA में जो भी कैपिटल क्लॉज होगा उसको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन द डेट एंड प्लेस मेंशन द नोटिस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, conduct at extraordinary general meeting and obtain shareholder approval for increase of authorized capital। The approval of shareholder for increased authorized share capital must be in form of an ordinary resolution। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इन फॉर्म ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या, देखो एक बार, ऑन द टाइम द डेट एंड प्लेस मेंशन क्या है ऑफ द नोटिस एक्स्ट्रा एनुअल जनरल मीटिंग, कंडक्ट द extraordinary meeting and obtain shareholder approval from increase of authorized share capital। The approval of shareholder increase authorized share capital must be in form ordinary resolution। ordinary resolution में क्या करना पड़ेगा आपका, ये जो भी है, क्या बात कर रहे हैं यार, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसके लिए लग रहा है, एक तो आप वहां पर बोल रहे हैं अथॉराइज शेयर कैपिटल मस्ट बी, आपको अगर कैपिटल में चेंजेस करना है अथॉराइज कैपिटल में तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगने वाला है। इसके लिए ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और स्पेशल रेजोल्यूशन आपको क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को वेरीफाई करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगने वाला है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मगर पढ़ना पड़ेगा। आई होप मुझे डाउट है, आपको यहाँ पर डाउट आएगा, मैं ये डाउट क्लियर कर दूंगा। चलो, फाइल आरओसी फॉर्म, इसके बाद जो भी है आरओसी से फाइल करना है। वंस द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास एट जनरल मीटिंग, SS7 मस्ट बी फाइल बाय द कंपनी विद इन बोलो 30 days of passing ordinary resolution along with SH7 the prescribed government fee, authorized capital must be paid and the following document must be attached: notice related to AGM, authorized true copies of ordinary resolution, change memorandum of association showing higher authorized capital। The procedures for increased authorized capital are followed as mentioned in the Companies Act and Companies Rule। The then register would be approve the following and increase the authorized share capital of the company। The new authorized share capital of the company would be reflected on MCA portal। जो भी आपने authorized share capital बोला है कि हमारा authorized share capital 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ करना है, तो उस सिचुएशन में आप कर सकते हो। उसके लिए ये प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ेंगी। गाइस बहुत लंबी वीडियो हो गई, पार्ट 2 में इसका इमीडिएटली मिल जाएगा आपका। सो गाइस ये 3 क्वेश्चन अच्छे से रेफर करना। चलो बाय बाय।